हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग अच्छे हैं और अपनी पढ़ाई पर कंटिन्यूअस बने हुए हैं। आज अपन पढ़ने वाले हैं अपने जो टॉपिक है पर्यावरण अध्ययन का सामाजिक बुराइयां उसको। फ्रेंड्स देखिए, अपना जो टॉपिक है इसमें अपनी 4 सामाजिक बुराइयां दी गई हैं। जो भी रीट लेवल फर्स्ट के विद्यार्थी हैं उनको ये पढ़नी बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। फ्रेंड्स हर बार के एग्जाम में रीट में ये क्वेश्चन यहाँ से पुटअप हुआ है, तो इस बार भी बनने के पूरे चांस है। और अपने लिए अच्छी बात यह है कि अपने को सिर्फ 4 सामाजिक बुराइयों के बारे में पढ़ना है। बहुत ही अच्छी बात है ना। सिर्फ अपने को 4 सामाजिक बुराइयां कौन कौन सी पढ़नी है। एक तो अपने को पढ़ना है बाल विवाह, दूसरा है बाल श्रम, तीसरा है दहेज प्रथा और चौथी है चोरी। फ्रेंड्स ये 4 सामाजिक बुराइयों के बारे में अपने को पढ़ना है। इसके अलावा एक अपना नशाखोरी धूम्रपान भी अपने सिलेबस में दिया हुआ है, तो उसको भी अपने को पढ़ना है। कि आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें और अपना 1 नंबर पक्का करें। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो और अपना 1 नंबर अपनी मुट्ठी में करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सामाजिक बुराइयां है। पहली सामाजिक बुराई अपने सामने है बाल विवाह। बच्चे के परिपक्व होने से पहले जब उनकी शादी फिक्स कर दी जाती है, शादी कर दी जाती है, उसको अपन कहते हैं बाल विवाह। क्योंकि इससे मानसिक और शारीरिक हानि होती है जो समाज के लिए नुकसानदायक है। तो जो अपना बाल विवाह उसको सामाजिक बुराई के अंतर्गत शामिल किया गया है। अब फ्रेंड्स समय समय पर अपने बाल विवाह को रोकने के लिए कई तरह के कानून बनाए गए हैं। कई तरह के कानून बनाए गए हैं। अपने प्राचीन समय से ही कई लोगों ने इसके लिए कार्य किया है, जो बाल विवाह को रोकने के लिए प्रयासरत रहे हैं। जिसमें सबसे पहला जो अपना कार्य आता है, जो सबसे पहला कानून बना था, वो अपना बना था हरविलास सारदा के द्वारा। अपने को बताया है हरविलास सारदा ने सारदा एक्ट पारित किया था। कब? 1929 में पारित किया था। जो बाल विवाह निषेध, बाल विवाह को रोकने के लिए पारित करवाया था हरविलास सारदा ने। ये कहाँ के थे? ये अजमेर के थे। तो जो हरविलास सारदा थे वो अजमेर के थे। इन्होंने सबसे पहले 1929 में बाल विवाह को रोकने के लिए एक कानून पारित किया था। उन्होंने नाम दिया था सारदा एक्ट, जो 1929 में उनके द्वारा दिया गया था। फिर उस टाइम पर अपने को पता है कि अंग्रेजों का शासन हुआ करता था, तो इनके द्वारा दिया गया जो एक्ट है उसको अंग्रेजों ने ही सारदा एक्ट का नाम दिया था। फिर जो अपना 1 अप्रैल 1930 है, उससे ये अपने पूरे देश में प्रभावी रूप से लागू हो गया था, पूरे भारत में 1 अप्रैल 1930 को। फ्रेंड्स ये डेट्स याद रखिएगा कि 1 अप्रैल 1930 को जो सारदा एक्ट है वो पूरे भारत में लागू हुआ था। ओके, पूछा हुआ क्वेश्चन है रीट 2016 में, इसीलिए आपको कह रही हूँ ये डेट्स हैं, ये ध्यान में रखिएगा। ये तो हो गया अपना पहला। सबसे पहले हरविलास सारदा जो अजमेर के थे, उन्होंने 1929 में अपने जो सारदा एक्ट है उसको पारित किया था बाल विवाह को रोकने के लिए, जो 1 अप्रैल 1930 से पूरे भारत में लागू किया गया। उसके बाद में 2006 में सारदा एक्ट को खत्म कर दिया गया। 2006 में सारदा एक्ट को खत्म कर एक नया अधिनियम पारित किया गया। नया अधिनियम कौन सा हुआ? बाल विवाह निरोध अधिनियम, जो 1 नवंबर 2007 से पूरे देश में प्रभावी है। 1 नवंबर 2007 से पूरे देश में प्रभावी कौन सा? बाल विवाह निरोध अधिनियम। देखिए 1 नवंबर 2007 से पूरे देश में प्रभावी है अपना बाल विवाह निरोध अधिनियम। तो इन डेट्स को अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि ये दोनों ही डेट पूछी गई है एग्जाम में, रीट लेवल पर ही पूछी गई है। तो पहले तो सारदा एक्ट आता है 1 अप्रैल 1930 को, पूरे देश में प्रभावी होता है। उसके बाद में 2006 में सारदा एक्ट को समाप्त कर दिया जाता है। 2007 में 1 नवंबर 2007 को जो अपना बाल विवाह निरोध अधिनियम है उसको संपूर्ण भारत में प्रभावी तौर से लागू कर दिया जाता है। फ्रेंड्स इस जो अधिनियम है, जो बाल विवाह निरोध अधिनियम है, इसमें क्या विशेषता थी? तो फ्रेंड्स इसमें ये कहा गया था कि अगर किसी का बाल विवाह हुआ है, तो फिर जब वो अपने वयस्क होता है तो उसके 2 साल के अंदर वो अपने बाल विवाह को क्या है, व्यर्थ घोषित कर सकता है। 2 साल के अंदर वयस्क होने के बाद में अपने बाल विवाह को व्यर्थ घोषित किया जा सकता है। ये इस अधिनियम की विशेषता थी, ये इस अधिनियम में कहा गया था। लेकिन फ्रेंड्स इसको भी अब अपने खत्म कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। अब इसमें कुछ बदलाव कर दिए गए हैं। वर्तमान में इसको पूरे देश में लागू कर तो रखा है, लेकिन कुछ बदलाव के साथ में इसको लागू कर रखा है। पहले से सिर्फ इतना बताया गया था कि 2 साल के अंदर आप अपने बाल विवाह को व्यर्थ घोषित कर सकते हैं वयस्क होने के ऊपर, लेकिन अब इसमें कुछ बदलाव कर दिया गया है। बदलाव के साथ में इसमें क्या ऐड कर दिया है? तो अब ये कहा गया है कि जो भी बाल विवाह के दोषी हैं उनको 2 वर्ष की कठोर कारावास की सजा होगी। इसके साथ साथ 1 लाख रुपए उनको जुर्माना भरना पड़ेगा। जो भी बाल विवाह के लिए दोषी हैं उनको 2 वर्ष का कठोर कारावास, साथ ही साथ 1 लाख जुर्माना भरना पड़ेगा। इसमें वो सभी लोग सम्मिलित होते हैं जो उस बाल विवाह को देख रहे हैं, वहाँ पर शामिल हैं, लेकिन उसको रोक नहीं रहे हैं। वो रिश्तेदार हुए, माता पिता हुए, जो भी इस विवाह में शामिल हैं, उन सबको वहाँ पर दोषी करार दिया जाएगा और उनको 2 वर्ष का कठोर कारावास या फिर 1 लाख रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा। इसके तहत ये पूरे देश में लागू कर दिया गया है अपना बाल विवाह निरोध अधिनियम। ओके, इसको भी याद रखिएगा कि अब इसमें क्या प्रावधान कर दिया गया है। ठीक है, अब देखिए इसके तहत विवाह की न्यूनतम आयु लड़का जो है उसकी 21 वर्ष की गई है और लड़की है उसकी 18 वर्ष की गई है। इसमें मैं आपको बता दूं, जो अपना सारदा एक्ट था, इसने जो लड़का और लड़की के विवाह की जो आयु है उसको कितना घोषित किया था? तो फ्रेंड सारदा एक्ट के थ्रू जो लड़की है उसकी तो विवाह की आयु न्यूनतम 14 वर्ष होनी चाहिए और जो लड़का है उसकी न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए। सारदा एक्ट में लड़की की 14 और लड़का है उसकी 18 वर्ष इसने घोषित करी थी विवाह योग्य आयु। लेकिन अब जो है अपना जो नया जो विवाह निरोध अधिनियम जो चालू हो रखा है, उसके तहत जो लड़का है
उसकी आयु कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष होनी चाहिए। जो लड़की है उसकी आयु कितनी होनी चाहिए, कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। तो ये इनकी आयु है, इसको भी ध्यान रखिएगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि अपने राजस्थान में सर्वप्रथम किसने इसको बाल विवाह जो होता है इसके ऊपर रोक लगाने की कोशिश करी थी। तो जो अपना राजस्थान है, राजस्थान में सर्वप्रथम वाल्टर कृत हितकारिणी सभा जो कि जोधपुर में है, वाल्टर कृत हितकारिणी सभा जोधपुर है, वहाँ के प्रधानमंत्री थे प्रताप सिंह। तो वहाँ के प्रधानमंत्री थे प्रताप सिंह ने 1885 में इस पर सर्वप्रथम रोक लगाई थी। किसने, जो वहाँ के जोधपुर के प्रधानमंत्री थे प्रताप सिंह, उन्होंने 1885 में सर्वप्रथम वाल्टर कृत हितकारिणी सभा के थ्रू इस पर बाल विवाह पर सर्वप्रथम रोक लगाई थी। ओके, ये सारी लाइनें बेहद इंपॉर्टेंट है, पूरा निचोड़ निकालकर मैंने आपको प्रोवाइड किया है, फालतू की बकवास पढ़ने की जरूरत नहीं है। स्मार्ट स्टडी कीजिए, तो अपने मेन पॉइंट्स पढ़िए, इन्हीं में से आपके सारे क्वेश्चंस बने हुए हैं, तो ये आप अच्छे से इनको एकदम ध्यान में बैठा लीजिएगा। देखिए सेकंड है अपना दहेज प्रथा। दहेज प्रथा जैसे आपको सबको पता ही है, दहेज कब दिया जाता है, तो ये विवाह के अवसर पर दिया जाता है। पहले तो फ्रेंड्स जो दहेज था वो अपनी इच्छा के अनुसार दिया जाता था। जो भी लड़की के माता पिता वाले थे वो क्या करते थे, अपनी इच्छा अनुसार अपनी बेटी को कुछ उपहार दिया करते थे उसकी शादी में। लेकिन जैसे जैसे समय बदला तो इस उपहार ने एक आवश्यक शर्त का जन्म ले लिया। अब जो दहेज है वो आवश्यक तौर पर देना पड़ता है। तो ये क्या है, ये एक सामाजिक बुराई बन चुकी है, क्योंकि पहले अपनी इच्छा से दिया जाता था। जो माँ बाप होते हैं वो अपनी बेटी को पहले अपनी इच्छा से दिया करते थे, लेकिन आजकल जो है वो सामाजिक बुराई का रूप ले चुका है दहेज, और अब उनको आवश्यक शर्त के तौर पर इसको देना पड़ता है। अगर भले ही आपके पेरेंट्स हैं वो इसके लिए कैपेबल है या नहीं है, लेकिन उन पर दबाव होता है कि उनको बेटी के विवाह पर दहेज देना ही होगा। तो अब ये एक सामाजिक बुराई बन चुका है, जिसके कारण कई जो पेरेंट्स होते हैं, जो गरीब पेरेंट्स होते हैं, वो अपनी बेटियों को विवाह करने लायक भी सक्षम नहीं होते हैं। अगर विवाह जैसे तैसे कर भी दें तो जो बेटियां हैं वो ससुराल में जाने के बाद में उनके द्वारा ससुराल वालों द्वारा प्रताड़ित की जाती हैं कि वो अपने मायके से क्या लेके आए, दहेज लेकर आए। इसके लिए उन पर काफ़ी प्रताड़ना की जाती है। तो देखिए जो दहेज प्रथा है उसको रोकने के लिए भी विभिन्न समय पर कई तरह के कानून लागू किए गए हैं, जिसमें देखिए सबसे पहले जो 1961 है, 1961 में सबसे पहले अपने दहेज निरोधक कानून पारित किया गया था। कब सबसे पहले किया गया था, तो 1961 में सबसे पहले दहेज निरोधी कानून पारित किया गया था, जो 20 मई 1961 को पारित किया गया। कब पारित किया गया, 20 मई 1961 को पारित किया गया। ओके, फिर 1984 और 1986 में इसके अंदर संशोधन होता है। तो 1984 और 86 में इसके अंदर संशोधन हुआ। इसके तहत जो दहेज लेने वाला और दहेज देने वाला, दहेज लेने वाला और दहेज देने वाले को प्रेरित करने के लिए जो बिचौले होते हैं ना, बिचौलों की शामत आई फिर 1986 के अंदर। तो इसमें क्या हुआ, इसमें संशोधन के बाद में जो उनको प्रेरित करता है ना दहेज लेने के लिए और दहेज देने के लिए, उसके ऊपर सजा का प्रावधान किया गया। क्या किया गया कि ऐसे व्यक्ति को 5 वर्ष का तो कारावास दिया जाए, और न्यूनतम उसको क्या 15,000 रुपए या दहेज की जो रकम होती है ना, जो भी ज्यादा हो वो उसको देने के लिए बाधित किया गया। तो देखिए बिचौलियों की शामत कि 5 वर्ष की कारावास या फिर न्यूनतम 15,000 रुपए, या फिर जितनी भी दहेज में रकम आई है जो भी ज्यादा हो उसके लिए उसको बाधित किया गया। इसके अलावा ये दोनों दंड भी एक साथ उसको मिल सकते हैं, आर्थिक दंड भी मिल सकता है और कारावास भी मिल सकता है, ये दोनों भी एक साथ मिल सकते हैं। तो ये अपने संशोधन हुआ 1986 के अंतर्गत। अब देखिए ये दोनों सजाएं न्यायालय द्वारा दी जाती थी। ओके, अब फिर 2005 में फिर से इसमें संशोधन होता है। सबसे पहले 20 मई 1961 को इसका जो कानून है वो पारित हुआ, दहेज निरोधक कानून। उसके बाद में 1984 में इसमें संशोधन हुआ, फिर 1986 में इसमें संशोधन हुआ। अब इसमें 2005 में संशोधन होता है, 2005 में इसमें संशोधन होता है, और अब इसको घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम नाम दे दिया गया। तो घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम नाम देकर इसको पारित किया गया, जिसके तहत क्या क्या लागू किया गया है। तो देखिए इसके तहत जो धारा 498A, फ्रेंड्स इनको याद रखिएगा, ये अपने क्वेश्चंस आ जाते हैं कि कौन सी धारा के तहत दहेज निरोधक कानून लागू किया गया। तो देखिए धारा 498A के तहत महिला जो ससुराल वालों पर अगर दहेज द्वारा प्रताड़ित किए जाने का आरोप लगाती है तो उन आरोपियों को 3 वर्ष की कारावास हो सकती है। कितने वर्ष की, 3 वर्ष की कारावास हो सकती है। तो अब सोच समझ कर दहेज मांगना, अगर किसी की बेटी लानी है तो सोच समझ कर दहेज मांगना, क्योंकि वो आपको कल को 3 वर्ष का कारावास भी करवा सकती है, क्योंकि उसको ये हक मिल चुका है कि अब वो प्रताड़ित नहीं होगी। तो 3 वर्ष का कारावास की सजा आपको मिल सकती है अगर आपने दहेज मांगा तो देखिए इसके अलावा 340B जो है ना धारा 340B, ये भी आपके दहेज प्रताड़ना से संबंधित है। तो फ्रेंड्स 2 धाराएं आपको याद रखनी है, एक तो 498A और दूसरी आपके 340B। ये दोनों दहेज से संबंधित अपनी धाराएं हैं, तो इनको याद रखिएगा। ये था आपके दहेज प्रथा के खिलाफ जो आपका कानून बना वो। तो फ्रेंड्स ये 2 अपन ने देख ली सामाजिक बुराइयां। अब अपन देखते हैं अपनी तीसरी सामाजिक बुराई बाल श्रम के बारे में। तो चलिए, बाल श्रम आपको पता ही होगा, 6 से 14 वर्ष के बच्चों से अगर आप कार्य करवाते हैं तो उसको अपन कहते हैं बाल श्रम। तो फ्रेंड्स 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनको आप कोई भी जोखिम भरा कार्य नहीं करवा सकते, लेकिन फिर भी अगर आप बच्चों से कार्य करवाते हैं तो आपको इसमें दोषी पाया जाएगा, बाल श्रम का दोषी। ओके, तो इसमें अपना जो भारत सरकार है उसने
उसने कुछ अनुच्छेद, कुछ धाराएं लिखी हुई है जिसके तहत आपके बाल श्रम को निरोध करने का यहाँ पर विवरण दिया गया है। तो ये जो धाराएं मैंने आपके सामने लिखी है इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये बाल श्रम से संबंधित अपने अनुच्छेद हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, अपने 4 अनुच्छेद इसमें बताए गए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कौन कौन से हैं? पहला है अनुच्छेद 23(2). अनुच्छेद 23(2) इसमें क्या कहा गया कि मानव से बलात्श्रम निषेध है। जो मानव है उसे बलात्श्रम, जबरदस्ती कार्य करवाना, ये गलत है, ये निषेध है। तो ये है अपना अनुच्छेद 23(2) के भाग में कि अपना मानव है उसे बलात्श्रम नहीं करवा सकते। सेकंड है अपना अनुच्छेद 24। इसमें क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद 24 में कहा गया कि 14 से कम आयु के बच्चों को खतरनाक उद्योगों में कार्य नहीं करवा सकते। तो 14 से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक उद्योगों में कार्य करवाना निषेध किया गया है। किसके तहत? अनुच्छेद 24 के तहत। फिर है अपना अनुच्छेद 39(ड). अनुच्छेद 39(ड) इसके तहत बालकों की बाल्यावस्था का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता। तो बाल्यावस्था का दुरुपयोग निषेध किया गया है अपने अनुच्छेद 39(ड) के तहत। फिर है अपना अनुच्छेद 39(च). अनुच्छेद 39(च) के तहत क्या कहा गया कि बालकों की शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा करना। मतलब अनुच्छेद जो 39(च) है उसमें अपने बालकों की जो शोषण होता है उससे रक्षा की जाए। इसके अलावा उनका जो नैतिक और आर्थिक जो उनका परित्याग है उससे भी उनकी रक्षा की जाए। ये अपने बताता है 39(च). ओके, ये चारों अनुच्छेद अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, बाल श्रम से रिलेटेड है। अब देखिए, जो अपना बाल श्रम है उससे रिलेटेड अपने कुछ धाराएं भी अपने जो कानून है उसने बनाई है। कौन कौन सी है? तो देखिए, बाल श्रम के निवारण के लिए 26 सितंबर 1994 फ्रेंड्स आया हुआ क्वेश्चन है। कब ये पारित हुआ था? 26 सितंबर 1994 रीट 2016 में पूछा गया था, डेट पूछी गई थी। तो बाल श्रम के निवारण के लिए 26 सितंबर 1994 को राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना की गई। पूछा गया था क्वेश्चन कि राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी अपने 26 सितंबर 1994 को। याद रखिएगा फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट अपना 13 मई 2015 को इसमें संशोधन किया गया। 13 मई 2015 को इसमें संशोधन हुआ था। तो इसमें संशोधन करके जो केंद्रीय कैबिनेट है उन्होंने इसमें क्या किया कि केंद्रीय कैबिनेट ने 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे थे ना उनको पुश्तैनी कार्य करने की तो छूट दे दी कि जो भी उनका पुश्तैनी कार्य है वो तो वो कर सकते हैं, बशर्ते कि वो एक तो जोखिम भरा ना हो और दूसरा उससे उनकी पढ़ाई है वो बाधित ना हो। तो ये 2 रियायतें देकर उनको पुश्तैनी कार्य करने की छूट दे दी गई थी केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा। अब आगे है कि इसका उल्लंघन करने पर क्या होगा? तो इसका उल्लंघन करने पर तो सजा होगी, अपने को पता ही है। तो अगर कोई माता पिता इन शर्तों का उल्लंघन करता है तो प्रथम बार में तो उसको सिर्फ डरा धमकाकर या समझाकर छोड़ दिया जाएगा। अगर वो जोखिम भरे कार्य में उनसे बच्चों से काम करवाते हैं या फिर उनकी पढ़ाई बाधित होती है तो इसका उल्लंघन होने पर क्या होगा? प्रथम बार तो माता पिता को सिर्फ समझाकर छोड़ दिया जाएगा। दूसरी बार अगर इसका फिर से उल्लंघन होगा, फिर से वो दोषी पाए गए बाल श्रम करवाते हुए, तो इसमें क्या होगा? माता पिता पर 10,000 रुपये का जुर्माना होगा, लेकिन कोई सज़ा नहीं है। 10,000 का जुर्माना है पर कोई सज़ा नहीं है। फिर तीसरी बार अगर वो फिर से बाल श्रम का उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं तो फिर उनको सज़ा दी जाएगी। सज़ा भी क्या होगी? 3 साल का तो कारावास होगा और 3 साल के कारावास के साथ में जो आपका 50,000 रुपये है वो जुर्माना लगेगा। देख लीजिए, इसीलिए आप लोगों को कहा जाता है कि बाल श्रम ना करवाइए, ना करवाइए, ना करने दीजिए किसी को। तो बाल श्रम का उल्लंघन करने पर आपको 3 साल की सज़ा होगी और इसके साथ ही आपको 50,000 का जुर्माना होगा अगर आप बाल श्रम का उल्लंघन करते पाए गए तो। ओके, अब 12 जून को क्या मनाया जाता है? 12 जून को अपने विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो ये अपने 12 जून को मनाया जाता है। ये अपन ने 3 यहाँ पर सामाजिक बुराइयां देख ली हैं। अब अपनी जो लास्ट सामाजिक बुराई है वो अपन देख लेते हैं। वो कौन सी है? अपनी चोरी। तो चलिए, चोरी क्या है? तो चोरी वैसे तो अपने अभी तक इससे कोई क्वेश्चन पुटअप नहीं हुआ है, मेरे हिसाब से आने का भी नहीं बनता है। ये तो एक सामाजिक बुराई, ये सबको पता है। कोई चोरी क्यों करेगा? या तो वो निर्धन होगा तब, या फिर उसकी आवश्यकताएं उनकी पूर्ति नहीं हो रही है तो उनकी पूर्ति करने के लिए वो चोरी करता है। तो चोरी जो है वो अपने एक सामाजिक बुराई है, अपने को सबको पता है। फ्रेंड्स, वैसे तो इससे अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं बना है तो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन फिर भी अपने को दिया गया है तो अपन इसको देख लेते हैं इसमें कौन कौन सी धाराएं लागू हैं। तो देखिए, चोरी करने पर आईपीसी की धारा 392 और 396 के अंतर्गत चोरी को एक दंडनीय अपराध माना गया है। अगर कोई चोरी करता हुआ पाया जाता है तो उसको 3 वर्ष के कारावास की सजा हो सकती है। तो फ्रेंड्स, जो अपनी चोरी है वो धारा 392 और 396 के अंतर्गत एक दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है और इसमें अगर चोरी करते हुए पाए जाने पर आपको 3 वर्ष का कारावास हो सकता है। देखिए, इसमें कुछ और धाराएं हैं जो इससे संबंधित हैं, जैसे धारा 389 है। 389 के तहत चोरी का माल खरीदना भी एक दंडनीय अपराध है। तो चोरी का माल खरीदना किसमें आता है? धारा 389 के अंतर्गत आता है। फिर है अपनी धारा 420 तो धोखाधड़ी से संबंधित है, तो ये भी एक दंडनीय अपराध माना गया है। इसके अलावा है धारा 398। इसके तहत जो डकैती है, डकैती के विरुद्ध जो अपने सजा है वो क्या है? 10 वर्ष का कारावास या फिर आजीवन कारावास की सजा भी दी जा सकती है। डकैती को भी क्या माना गया है? एक दंडनीय अपराध माना गया है। फिर लास्ट अपनी धारा 412, इसके तहत क्या है? इसके तहत बेईमानी से
से किसी की संपत्ति हड़प लेते हैं ना, तो बेईमानी से किसी की संपत्ति हड़पने को भी क्या आपने दंडनीय अपराध की श्रेणी में माना गया है। तो ये कुछ अपने धाराएं थी जो अपने चोरी से संबंधित हैं। फ्रेंड्स इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है चोरी का, आपके लिए मेन जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका बाल विवाह, और इसके अलावा जो बाल श्रम है ना, ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो जो बाल विवाह और बाल श्रम है उनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जो अपने टॉपिक में 4 सामाजिक बुराइयां थी मैंने करा दी हैं। अब जो नेक्स्ट इसका वीडियो बनेगा उसमें अपन करेंगे अपना जो धूम्रपान जो निषेध है ना, अपना जो नशाखोरी है, दुर्व्यसन है, उसको अपन पूरा कवर कर लेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो जिसमें अपन धूम्रपान जो अपने मादक पदार्थ है उनका सेवन है उसकी सारी धाराएं हैं, उसके बारे में अपन नेक्स्ट जो अपना वीडियो है उसमें पढ़ेंगे। इसके साथ ही जो अपना पहला जो टॉपिक है अपना परिवार का, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें शामिल हैं, ये अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को सारा पढ़ाया हुआ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, चैनल को दिल खोल कर शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों का वीडियो को एंड तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।